संदीप, आपके पास हम आना चाहते हैं। हमने गलवान घाटी अब एक कीवर्ड बन गया है और बहुत सारी बातें गलवान घाटी को लेके ही हो रही हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, चाइनीज साइड से पूरे एलएसी के ऊपर काफी ज्यादा एग्रेशन हमने देखा है, इंक्लूडिंग सिक्किम। और लद्दाख में भी वो गलवान की जगह बाकी जगह जैसे पैंगोंग सो लेक हो गया, हॉट स्प्रिंग्स हो गया, उन दोनों जगह पे उन्होंने काफी इरिटेट करने की कोशिश की है इंडियन फॉर्मेशंस को। क्या आप इसमें एक कोई ग्रेटर डिजाइन देखते हैं, वो क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं? निखिल, एक्चुअली चाइना के बारे में बहुत कम जानकारी है हमें। दुनिया मतलब आज भी 2020 में ये पता करने की कोशिश करे कि चाइना की लार्जर डिजाइन क्या है, जब वो कोई चीज करते हैं उनकी क्या लार्जर डिजाइन है। और इस इंसिडेंट में भी हम अकेले नहीं है। मैं इस इंसिडेंट को 3 एंगल से देखता हूँ। एक जो है, एक जियोपॉलिटिकल एक एंगल है, जी हाँ। दूसरा जो है रीजनल एंगल है, और तीसरा जो है एक टैक्टिकल एंगल है। तो पहले मैं जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करता हूँ। पिछले हफ्ते मैं जरा हेडलाइंस पढ़ रहा हूँ आपको और सुनाऊंगा। जब 15 जून को हमारे 20 जवान शहीद हुए, और जैसे शिव ने काफी विस्तार में आपको डिस्क्राइब किया क्या हुआ था उस वक्त, मैं एक्चुअली एशिया की हेडलाइंस आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। जिस 15 जून के मंडे और ट्यूसडे की बात है। वर्स्ट क्लैश इन डेकेड्स ऑन disputed India-China border kills 20 Indian troops. Pressure increasing on Indonesia and Malaysia in the South China Sea. Taiwan jets drive away intruding Chinese fighter plane, third intrusion in days. और finally, China steps up offensives against Senkaku Islands, जापान में जो है, जापान और चाइना के बीच में। तो जो पहले वाले जो इंसिडेंट्स हुआ करते थे, चाइना नॉर्मली एक फ्रंट को वन एट अ टाइम वो टैकल करती थी। शायद इस इंसिडेंट्स इन सारे इंसिडेंट्स को देख के ऐसा लगता है कि चाइना को अभी लगता है कि वो इतने सक्षम हो गए कि सारे जो बाउंड्री डिस्प्यूट्स है वो एक साथ टैकल कर सकती है। वो उतना कैपेबिलिटी रखती है और मिलिट्री पावर बन गया है एशिया का जो है। तो हम अकेले नहीं है इसमें, बहुत सारे और कंट्रीज को भी वो एक साथ परेशान कर रहे हैं। परेशान जो है बहुत माइल्ड वर्ड है। जैसे आप अपने सुना हो, पिछले हफ्ते उन्होंने एक वियतनामीज फिशिंग ट्रॉलर को डुबा दिया था साउथ चाइना सी में। तो एक बहुत ही नया और एक एग्रेसिव चाइना को हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों में। वो जियोपॉलिटिकल लेवल पे है। बहुत सारे और रीजंस हैं। जो यूएस जो है अभी रिसेशन में है, वो ट्रिपल एक ये उनके इंटरनल डिसेंशंस है, जैसे वो ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्शन में है। तो बहुत सारा कंफ्यूजन है, और जो यूएस है उनका मेन एडवर्सरी है। तो चाइना शायद एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी देखती है एशिया में अपने आप को नंबर 1 पावर डिक्लेयर करने का। वो ऑलरेडी है, लेकिन वो अभी और उसको ये नेबर्स को बताना चाहता है। दूसरा जो है रीजनल लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट्स हुए पिछले महीनों में। जैसे हमने अक्साई चिन को वंस अगेन हमने वो क्लेम जो है उसको हमने दोहराया है। एक नया मैप रिलीज किया है हमने, जिसमें पाकिस्तान और अक्साई चिन को हमने इंक्लूड किया लद्दाख प्रोविंस में। और उसको लेके वो काफी परेशान थे। फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को जाना पड़ा बीजिंग उनको समझाने के लिए अगस्त में ही कि देखिए हमारे एक्सटर्नल बॉर्डर्स पे कोई ये डिफरेंस नहीं करेगा। जो हमारे डिस्प्यूट्स है वो हम नेगोशिएट करते रहेंगे, इस पे कोई फर्क नहीं, हम और टेरिटरी नहीं मांग रहे हैं। लेकिन चाइना का ये काफी महीनों से उनका ये चल रहा है कि देखिए आपने पूरा ये जो जम्मू एंड कश्मीर का रिऑर्गेनाइजेशन किया, आप में और हम में मतलब इससे दरार पैदा हो जाएगा। वो दूसरी बात। तीसरा जो है टैक्टिकल लेवल पे जो उन्होंने डिफरेंसेस उठाए हैं, जैसे कि हमारी जो रोड कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग जो है, पहले अगर हम ऐसे हमारी डिफरेंसेस थे, वो जैसे कि वो प्लेटो पे है और उन्हें बहुत बढ़िया रोड्स बनाए, वहां पर एक्सप्रेसवे टाइप के रोड्स बनाए, मैंने देखे हैं इस तरफ से बहुत बढ़िया रोड्स हैं। हमारी जो रोड्स है बहुत ही कठिन रास्तों से वो बनाते जा, क्योंकि हम हिमालय साइड पे हैं और वो प्लेटो पे है, तो उनका मतलब ज्यादा आसान है उनको रोड बनाने के लिए। लेकिन पिछले कई सालों से, पिछले 10 साल के अंदर जो हमने रोड कंस्ट्रक्शन की हमने इंक्रीज किए हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, स्पीड अप कर दिया रोड कंस्ट्रक्शन को। पहली बार हमारी जो है, जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट टर्म उन्होंने यूज किया है अपने स्पीच में, आपने गौर किया होगा पिछले हफ्ते। उन्होंने कहा कि हम पहली बार ये कैपेबिलिटी रखती है हमारे सारे फ्रंट्स पे एक साथ मूव करने की जो है।
तो वो एक बहुत ही बड़ी सिग्नल है उन्होंने जो दिया अपने स्पीच में कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर पहली बार 50 से 60 साल के बाद, वॉर के बाद पहली बार हमारी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इक्वल है चाइना के, कि हम सैनिकों को मूव कर सकते हैं। जैसे पिछले दिनों में भी हमने देखा काफी सारे ऐसे फोटोज है, वीडियोस आए हैं कि हमारे ट्रक्स काफी मूव कर रहे हैं लद्दाख बॉर्डर में। बहुत सारे और हमें और रोड्स बनाने, ये तो मतलब हम एक्चुअली पैरिटी पे नहीं है, काफी साल और लगेंगे, लेकिन हमें लगता है नेक्स्ट 2 और 3 इयर्स में हम एक जगह पे आ जाएंगे। हमारे जब 73 बॉर्डर रोड्स जो हमने बहुत 20 साल पहले आइडेंटिफाई किए थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो चाइना थोड़ी मतलब इनसिक्योर हो गए और वो ये पैरिटी रखना चाहती है इंडिया और चाइना के बीच में। तो इसीलिए शायद एक बहुत ही अहम मूव किया उन्होंने गलवान वैली पे, जहां पे हमारी एक बहुत स्ट्रेटेजिक रोड जाती है, वो DSDBO रोड जिसे कहते हैं जी। तो गलवान वैली जो है वर्चुअली परपेंडिकुलर है इस रोड के। तो उन्होंने कहा कि देखिए हम इसको इंडिया वालों को इधर से हटा देंगे, पूरी वैली पे हमने कब्जा करेंगे, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को रीड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया बड़ी स्टेप लिए उन्होंने, और ये हमने बहुत काफी विरोध किया है। और ये सारे क्लैश इसी वजह से हुआ है कि उन्होंने LAC रीड्रॉ करने की कोशिश की है, बंगसो में भी और गलवान वैली में भी, और जिसको हमने बराबर जवाब दिया है। और जैसे आपने देखा 15 जून की जो क्लैशेस हुए सिर्फ इसी वजह से हुए। संदीप, ये ऐतिहासिक दावे क्या हैं गलवान वैली को लेकर के? 1962 के युद्ध से पहले क्या स्थिति थी, उसके बाद ये कैसे बदलती? क्या हम ये जानते हैं कि ऐतिहासिक रूप से किस देश के सेना ने इसे कंट्रोल किया है? निखिल, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि गलवान वैली जो है 1962 के युद्ध में भी एक बहुत अहम एक टर्निंग पॉइंट था उसमें। जैसे हमारी जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी 1962 में कि सरकार ने कहा कि हम जाके फॉरवर्ड पोस्ट बना के उस पर बैठ जाएंगे, छोटे छोटे सैनिकों की टुकड़ियां रख के हम उसको मैन करेंगे बॉर्डर पे। तो गलवान वैली जो है 12 पोस्ट उन्होंने लॉन्च किए थे अर्ली 62 में। गलवान सबसे पहला वो पोस्ट था जहां पे भारतीय सैनिकों को उन्होंने तैनात किया। चाइनीज ने आके उन्होंने विरोध किया, बोला कि आप यहाँ से पीछे हट जाइए, और वो फिर वो वापस चले गए। और सरकार को ऐसा लगा कि देखिए कुछ नहीं होगा, चाइना वाले आएंगे, थोड़ा शोर शराबा करेंगे, वापस चले जाएंगे। लेकिन ये नहीं हुआ। अक्टूबर में जंग छिड़ गई वहीं पर, और हमारे 40 से ज्यादा सैनिकों की मौत हो गई। और उसके बाद जो है हम सारा एक धक्का लग गया, और हमने ये पोस्ट हम वापस वी स्टार्टेड विड्रॉइंग, अब रियरवर्ड्स गए। हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं थी उस वक्त। बहुत अहम एक डेवलपमेंट ये है कि उस वक्त 1962 में गलवान पोस्ट जो है एयर सप्लाइड पोस्ट थी, मतलब एयरफोर्स के पैकेट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर जाके वहां पे सैनिकों को रीसप्लाई करती थी। और इस वक्त जो है अब एक DSDBO रोड आ गई है वहां पर, जिसके वजह से आप मतलब पूरे जो ईस्टर्न लद्दाख के सारे जो पोस्ट हैं उसको आप रीसप्लाई कर सकते हैं। आपको एयरक्राफ्ट भेजने की जरूरत नहीं है, आपको हेलीकॉप्टर भेजने की जरूरत, बिल्कुल रोड से आप चले जा सकते हैं। बिल्कुल कॉन्वॉय जा सकते हैं। मैं किसी से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि देखिए रोड आने से कितना बड़ा है, हमें एक फायदा हुआ है। पहले जो है अगर हमें दौलत बेग ओल्डी तक जाना था, जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट पोस्ट है कराकोरम पास के पास, उसको कम से कम 1 हफ्ता लगता था हमारे कॉन्वॉय को जाने में। बहुत उबड़ खाबड़ जमीन है, बहुत सारा बहुत तकलीफ होती थी पहुंचने में। DSDBO रोड आने के बाद हम मात्र 3 या 4 दिन में ये सफर तय कर सकते हैं। मतलब वो इतनी आसानी हो गई कि 50% आपने रिड्यूस कर दिया। तो इससे हमारी जो मानसिक मनोबल है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। आप जब कॉन्फिडेंट है कि आप ग्राउंड सप्लाई कर सकते हैं, आप एयर डिपेंडेंट नहीं है, तो इससे काफी सारा, और जो हमारी जो मिलिट्री पोस्चर आप देख रहे हैं लद्दाख में, सिर्फ इसी वजह से कि हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अब पहली बार 1960 तो बहुत पीछे छोड़ आए हैं। उस हैंगओवर को हमने पीछे छोड़ दिया है। जब हम सड़कें ये सोच के बनाते ही नहीं थे कि इससे चीन चल के आ जाएगा, अब हमने उस चीज को पीछे छोड़ दिया है।